खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 48 और मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 में जावास्क्रिप्ट का ये 5वां पार्ट है। कल एक पोस्ट मैंने क्रिएट की थी यूट्यूब कम्युनिटी टैब के नीचे और उस पोल के रिजल्ट के मुताबिक ज्यादातर मेरे स्पार्टन्स की राय ये है कि हम वर्डप्रेस सीरीज की तरफ बढ़ जाएं। बिल्कुल मैं एग्रीड इस चीज के साथ। उसकी वजह यह है कि जावास्क्रिप्ट एक एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम सिर्फ इसके साथ इंसाफ करना शुरू करें तो कम से कम आपको 3 महीने चाहिए जावास्क्रिप्ट की वो चीजें समझने के लिए, वो कोर एरियाज जो हैं। हमें वर्डप्रेस में जिस कदर जावास्क्रिप्ट की जरूरत है उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, कुछ आज मजीद क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी आपको वर्डप्रेस के अंदर ये यूज करना आना चाहिए कि किसी चीज को आपने कहां पे रखना है, आप उसको रीड कर सकें और आपको कम से कम गूगल से कोई चीज सर्च करनी चाहे वो आ जाए, आपको पता हो ये वेरिएबल होता है, ये फंक्शन होता है, ये इफ एल्स कंडीशन है, ये लूप है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये 4 बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर लूप्स होती हैं। लूप्स की सादा मिसाल आप समझ लें, जैसे आपने पुराने वक्तों में, आपको याद है वो जो कुएं होते थे, खूह, वो जब चलता था तो उसके अंदर एक होती है वो बोके या टिंडे हमारी जुबान में कहते हैं, वो लूप की सूरत में चलते थे। वो लूप चलती थी, नीचे गए, पानी डाला उसने बोके के अंदर, वापस ले आया। कभी आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करें पर्शियन व्हील, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इसको जब देखता हूं तो मुझे लूप की समझ आ जाती है। अगर आप सिंपल यहाँ पे लिखें पर्शियन व्हील और वेल लिख दें, वेल कुएं, कुएं के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इंग्लिश में। ये जो चीजें आपको नजर आती थी बोके, लूप भी इसी तरीके से लैंग्वेजेस के अंदर यूज होती है। पीएचपी में भी लूप है, वर्डप्रेस में भी इसी तरीके से, C++ वगैरह वगैरह जितनी लैंग्वेजेस हैं उनमें लूप इस्तेमाल होती है। लूप की जरूरत क्या पड़ी, बजाय इसके कि एक दफा एक डोल हम डालें, पानी निकालें, फिर दूसरी दफा डोल डालें, तो एक पूरा एक उन्होंने बना दिया गोल दायरा सा। अगर आप इन इमेजेस के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो ये जो पर्शियन व्हील था, पर्शिया से हमारे पास यहाँ पे आया इंडो पाक में, ये क्या करता, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। एक दफा ये लूप चली, नीचे गई और वो भर के ऊपर लेके आई, फिर दोबारा चलना शुरू होगी, तो वो चलता रहेगा इस तरीके से। तो लूप का बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीसरा बड़ा जो मार्का होता है, फेज होता है, वो होता है इफ एल्स कंडीशन का। कंडीशन जब आपने लगा दी तो कोड के अंदर मजीद डायनेमिक पहलू जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, इसमें मजीद जान आ जाती है। चौथा जो होता है हमारे पास के हमने डीबग करना हमको आना चाहिए, यानी अगर आपका कहीं पे एरर आ गया तो आपने उसको समझना कैसे है। जैसे वायरस का अटैक हो जाता है तो आपने वायरस से बचना कैसे है। तो अगर आपको इतनी समझ आ जाती है जावास्क्रिप्ट की तो फिर समझ लें कि आप वर्डप्रेस के थीम डेवलपर आप बन जाएंगे। फिर उसको मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, कब किसको कहाँ पे यूज करना है। अगर सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट की ट्रेनिंग को हम देखें, अब जावास्क्रिप्ट इस कदर एडवांस हो गया है कि हमें jQuery की भी जरूरत नहीं, यानी बहुत सारी चीजें, जैसे CSS3 में आपने देखा कितनी जबरदस्त चीजें आ गई हैं। CSS जो आपका फ्लेक्स है और ग्रिड है, उसने बूटस्ट्रैप की जरूरत भी तकरीबन खत्म कर दी है। बहुत सारे हमें HTML के फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती थी, फाउंडेशन की, बॉयलर प्लेट। अब बनी बनाई चीजें अगर आपको CSS3 में मिल रही हैं, यानी आपने 2 लफ्ज लिखने हैं, फ्लेक्स या ग्रिड, और आपका पूरा कंटेंट जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सेम यही काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट के साथ भी। तो इसलिए मैं चूंकि जाती तौर पर मेरी बड़ी दिलचस्पी है जावास्क्रिप्ट के साथ, मैंने तो आपको पता है पिछले साल वीडियो बनाई थी, मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट को। अगर आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के डेवलपर के तौर पर, तो इसके लिए फिलहाल तो खैर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको मवाद मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो हम अभी वर्डप्रेस की सीरीज को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद चूंकि मेरा अपना भी ये मिशन है 2019 में, इंशाल्लाह ताला जावास्क्रिप्ट को हमने नहीं जाने देना। इसकी बड़ी जरूरत है, मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं इसके अंदर, लेकिन वो इस सीरीज के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको शुरू करेंगे।
तो ये 3-4 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने फंक्शंस को, अरेज को और लूप को जो है ये शुरू में आपके सामने रखा था, ताकि आप इस चीज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझें। आज कुछ मजीद कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और ये सारा काम हम करेंगे कंसोल लॉग के अंदर। यहां से आपने कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट और आई, और यहां से आपने गौर से सुनते जाना है, बिल्कुल देसी अंदाज में वो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो जावास्क्रिप्ट में जब आपको नजर आएगा कहीं पे ऐसा लफ्ज लिखा हुआ या ऐसा सिंबल, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या मकसद है। जैसे सबसे पहले आपको ये चीज नजर आएगी, अक्सर कस्टम जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, फाइल्स के अंदर आपको ये $साइन नजर आएगा। बज़ाहिर $साइन की जावास्क्रिप्ट के अंदर जाती तौर पर कोई वैल्यू नहीं है। ये आया था आपका प्रोटोटाइप, जो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, फिर jQuery ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी प्रोटोटाइप के अंदर हम इसको सिंगल भी यूज करते हैं। ये बेसिकली आप समझ लें कि $साइन एक अल्टरनेटिव था आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपने देखा हमने यूज भी किया था। अब इसमें आप देखें तो चूंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती थी कि जी को कैपिटल लिखना है या ई को स्मॉल लिखना है, बी का यानी बाई का बी जो है छोटा हो या बड़ा हो, इसी तरीके से आई स्मॉल हो या बड़ा, तो लिखते हुए प्रॉब्लम आ जाती थी गेट एलिमेंट बाय आईडी के लिए। तो कुछ लोगों ने इसका जो अल्टरनेटिव था वो ये $साइन तलाश कर लिया कि जहां पे ये होगा इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली इससे ये मुराद लिया जाएगा, और हम किसी भी चीज को यानी इसके आगे सिर्फ आप आईडी का नाम यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, और उसके बाद फर्ज कर लें आपने आईडी रखा हुआ है स्पार्टन्स-मिशन, तो ये उसको कॉल कर लेगा। डॉम की मैनिपुलेशन, ये जो डॉम आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैं आपको एक बड़ा खास पॉइंट बताऊंगा इसके बाद। तो ये आपको नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये गेट एलिमेंट बाय आईडी है, या इसका मतलब है jQuery। फिर क्या हुआ कि मुख्तलिफ चूंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज थी, उन्होंने $साइन जो है वो यूज करना शुरू किया, तो फिर jQuery ने एक दिया हमको नो कॉन्फ्लिक्ट का मोड, यानी इस तरीके से आपका $साइन आ जाता है और उसके बाद नो कॉन्फ्लिक्ट लिखा, इस तरीके से निशान होता है और फिर सेमीकोलन आ जाता है। अगर आप सिर्फ इतना लिख के सर्च करने की पोजीशन में आ जाएं, ये स्टाइल आप बना लें, कंट्रोल-C किया, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, अगर आप सिर्फ यहाँ पे इतना लिखेंगे नो कॉन्फ्लिक्ट और एंटर कर देंगे, तो आपको इसके बारे में सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। अब ये jQuery API डॉक्यूमेंटेशन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, W3 स्कूल का लिंक आपको आ जाएगा। आपने देखना यह है कि इससे क्या मुराद है। सेम यही टेक्निक आपकी वर्डप्रेस कोडेक्स के हवाले से होगी। जहां जरूरत पड़ती है ये आदत बनाए, ये मैं आपको तकरीबन आज 10वीं मरतबा कह रहा हूं, मुझे इस आदत ने बड़ा फायदा दिया है। आप उस वक्त गूगल से करें, नेट आपके पास मौजूद है, सिंपल वहां पे जाके आपने वो लफ्ज लिखने हैं एग्जैक्ट, उसके शुरू में लिखते हैं व्हाट या हाउ या वेयर, आपको सारा बता देगा। अब ये पूरी डिटेल इसमें आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो $साइन है और कॉन्फ्लिक्ट का मोड है, ये जब आपका ऑन होगा इस जगह पे, तो इसका मतलब यह है कि अब बाकी लाइब्रेरीज के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ज्यादातर चूंकि इसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, jQuery को हम यूज करते हैं जब, तो फिर हम ये यूज करते हैं, तो इसलिए हमें ये देना पड़ता है फंक्शन के साथ। दूसरा, आप ये समझ लें कि इसका ताल्लुक है, ये फंक्शन का लफ्ज लिखने की भी जरूरत हमको नहीं रहती, यानी जब हमने ये डाल दिया तो इसका मतलब यह है कि ये एक फंक्शन है, यानी jQuery में ये फंक्शन के लिए यूज होता है। तो इसलिए काफी सारा ये शॉर्ट हैंड तरीका था। मैंने आपको बताया वक्त के साथ साथ चीजें बदलती चली जाती हैं। जैसे बहुत सारे काम जो हम शुरू में बड़ा लंबा चौड़ा कोड लिखते थे, अब उसके लिए CSS ग्रिड आ गई और उसने चीजों को आराम से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, पोजीशन का मसला नहीं रहा, इस तरीके से फ्लोट करने वाले चक्कर खत्म हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये आपने देखना है कि इसका ये मुराद है, यानी ये सिर्फ jQuery के लिए यूज होता है या फंक्शंस के लिए या गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने समझना है, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बड़ी चीज आपने जो देखनी है वो होता है दिस। ये अक्सर मुझे भी बड़ी परेशानी होती थी, दिस है और उसके बाद डॉट होता है। दिस जहां पे भी आपको जावास्क्रिप्ट के कोड में नजर आएगा, इसका मतलब है जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, बिल्कुल ए जी गल में कीती है। दिस जहां पे भी इस्तेमाल होगा उसका ताल्लुक उस फंक्शन के साथ या वेरिएबल के साथ होगा जो इसका ओनर होगा। यानी अगर फर्ज कर लें आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूं, ये समझना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पढ़ रहा था W3 स्कूल्स में कि ऑब्जेक्ट इज द किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को समझ जाएं
तो समझ जाए कि आपने जावास्क्रिप्ट को समझ लिया। तो उस पे इंशाल्लाह ताला मैं आता हूं इसके बाद। तो दिस का मतलब यह है कि दिस, और आगे इसका कोई फंक्शन मैं दे देता हूं, लेट्स से कि दिस पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पर्सन मेरा ऑब्जेक्ट है, ये उसको हम टारगेट जब करेंगे तो फिर दिस का लफ्ज जो है वो आपको नजर आएगा, और ये दिस का लफ्ज आपको वर्डप्रेस के कोड में भी नजर आएगा। तो मैं बड़ा परेशान होता था, और मैंने एक दफा ताहिर से भी पूछा, जो छोटा मेरा भाई है जबरदस्त प्रोग्रामर, उसको मैंने कहा यार ये दिस क्या चीज है, अंग्रेजी में मुझे पता है दिस का मतलब। तो उसने मुझे इसी तरीके से कहा पंजाबी में कि दिस का मतलब की ये भाईजान। मैं कहा जी ये होने का तुसी इंज समझो ए, यानी ए पर्सन जड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ रेफरेंस क्रिएट करता है, ये दिस का कीवर्ड, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरीके से हमारे पास होता है ये प्लस प्लस, आपने देखा होगा अक्सर। प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि आपने इंक्रीमेंट करना है, यानी प्लस में प्लस करना है। 1 प्लस प्लस है तो इसका मतलब यह है कि जब कोड रन होगा तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, फिर कोड रन होगा, लूप चलेगी, 3 हो जाएगा। जैसे आपको याद है हमने शुरू में एक लूप बनाई थी, आई फॉर इंडेक्स जो है, आई की आपको समझ आ गई, इसलिए मैं उसको अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहा। आई जो है वो स्टैंड करता है इंडेक्स के लिए, और ये हम एक वेरिएबल का नाम जो है वो यूज करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे अब हमको वार जो है वो नहीं देना पड़ता, आई लिख दिया, इसका मतलब यह है कि ये एक वेरिएबल है, अंडरस्टूड होगा, जैसे जो डॉलर साइन है वो आपका हो जाता है। इसी तरीके से प्लस प्लस अगर यूज ना करें तो माइनस माइनस होता है। माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि ये आप चीजों को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी एक लफ्ज आपका होगा इंक्रीमेंट। जैसे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपकी सालाना इंक्रीमेंट लगती है, इंक्रीज होती है, चीजें इजाफा होता है, 2000 की लग गई, 4000 की इंक्रीमेंट लग जाती है। जैसे आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जब बजट पास होता है तो वो देखते हैं कि कितना उसमें इजाफा हुआ पेंशन में या तनख्वाह में, तो वो इंक्रीमेंट्स लगती हैं, बाज़ का आला कारकर्दगी पे भी लग जाती है। और ये होता है इंक्रीमेंट प्लस प्लस के लिए। दूसरा होता है हमारे पास डेक्रीमेंट, उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं डेक्रीमेंट, डिक्रीज के साथ आप समझ लें, इंक्रीमेंट इंक्रीज के साथ, डेक्रीमेंट डिक्रीज के साथ, उसके लिए हम यूज करते हैं माइनस माइनस का। इसी तरीके से हमारे पास दो आपने लफ्ज देखे होंगे, यहाँ पे एंड का जो साइन है ये आपको नजर आएगा। जावास्क्रिप्ट में जब आपको ये नजर आए या पीएचपी में, तो इसका मतलब यह है कि ये आपका एंड है। यानी फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंगल एंड, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगपाल, तो इसका मतलब यह है कि मंगल और जगपाल। या फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे अपने दो स्पार्टन जो अब्दुल्ला खान है उसका मैं नाम लिखता हूँ अब्दुल्ला, और उसके बाद मैं कहता हूँ एंड, 2 दफा मैंने डाला, और फर्ज कर ले मैं यहाँ पे इसरार का नाम जो है वो लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मुराद हैं, ये भी और ये भी। तो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जब ये लफ्ज आएगा तो इसका मतलब यह है कि कोड का ये हिस्सा और कोड का ये हिस्सा। इसी तरीके से आपको ये दो जो है वो नजर आएंगे पाइप, इस तरीके से। ये जहां पे नजर आएगा इसका मतलब है या मैं तो या तुम, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला। तो ये जो आपके दो खड़े इस तरीके से नजर आएंगे, ये आपके बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैंने चूंकि शुरू में मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से नहीं लेकर चला, चूंकि आप कंफ्यूज हो जाते। ये जो निशानी आपको नजर आएगी ये आपका एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये पीएचपी में भी यूज होते हैं। इसका मतलब यह है कि या अब्दुल्ला या इसरार, या फर्ज कर लें अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ पेरेंट्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं जनाब गर्ल, फर्ज कर लें, ये उन नौजवानों के लिए जिन नौजवानों को फैसला करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है कि वालिदैन कहते हैं कि जी शादी वहां पे हो जहां हमारी मर्जी है, और लड़का जो है वो कहीं और उसका दिल करता है, या लड़की का कहीं और दिल करता है वगैरह, जैसे हमारी सोसाइटी में ये चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे वालिदैन फिर क्या कहते हैं कि पुत्र यहाँ पे सानो रख तो यहाँ फिर उन्होंने रख। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, तो ये हम यूज करते हैं और के लिए, ओ आर, ये अपने ज़हन में रखना है। इसी तरीके से हमारे पास सिंबल्स होते हैं, ये आपको पता है लेस देन का साइन होता है। इसी तरीके से अगर इसको इसके आगे इक्वल का साइन भी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इससे छोटा है और बराबर है, लेस देन और इक्वल टू। अगर इसको उलट कर दिया जाए, ये हमारे पास हो ग्रेटर देन, या यहाँ पे हम कर देते हैं तो ये होता है इक्वल टू। तो ये इसके डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स की बहुत सारी टाइप्स जो है वो हम देखते हैं, लेकिन ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप कोड को रीड करते हुए देख सकें कि किस कोड के अंदर क्या लफ्ज लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये बहुत यूज होता है पीएचपी में भी और जावास्क्रिप्ट में भी। जब भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किसी कोड के शुरू में नजर आए, इसका मतलब यह है कि नॉट इक्वल टू, यानी जब ये लफ्ज आपका नजर आ जाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके साथ आपको इक्वल भी नजर आए,
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल टू है, बल्कि ये नॉट इक्वल टू है। फिर आपने जावास्क्रिप्ट में जब इक्वल के लिए यूज करना है तो ये तो नॉर्मल जिंदगी में हम इक्वल के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जब हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसकी वैल्यू को किसी आइडेंटिफायर के साथ या डिक्लेयर करते हैं। जैसे वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया और आपने इक्वल का साइन दिया, ये इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करते हैं चीजों को। लेकिन अगर 2 दफा होगा तो ये वो है जिसको हम कहते हैं इक्वल, लेकिन अगर 3 दफा हो जाएगा तो ये स्ट्रिक्ट किस्म का होता है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये बात समझे। तो 3 दफा आपको अक्सर नजर आएंगे, इसका मतलब ही इक्वल टू होता है, लेकिन ये थोड़ा सा जारहाना मूड में होता है, इसमें गलती की गुंजाइश आप नहीं है। जैसे बस में तारक अजीज में जो तारक अजीज शो हुआ करता था, तो वहां पे जब बैतबाजी का मुकाबला हो तो वो कहता था गलती की गुंजाइश निश्ता दे, यानी आप गलती की गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है आपके पास। तो ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनको आपने समझना है, इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको साथ साथ इनका बताता जाता हूं। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है अरिथमेटिक। ये जल्दी जल्दी आपको थ्योरी जो है वो थोड़ी क्लियर नजर आ जाए। अरिथमेटिक के पास हमारे पास होते हैं जैसे बेसिक जो मैथ के फंक्शंस होते हैं, प्लस आपने करना है, प्लस का मतलब प्लस यानी किसी चीज को आपने एक चीज को दूसरी चीज में जमा करना है। आप फर्ज कर ले इसको हम यहां से डिलीट करते हैं, और अगर मैं यहां पे सिंपल लिखूं 2 + 3 और एंटर कर दूंगा तो आपको पता है 5 हो गया, यानी ये अरिथमेटिक हो गया। उसने जो बेसिक मैथ के फंक्शंस थे वो कर दिए। इसी तरीके से अगर मैं करता हूं 5 - 3 और ये 2 बता देगा। अगर मैं को बहुत बड़ी वैल्यू लिखूं, फर्ज कर लें इस तरीके से मैं एंटर किया, और अगर मैं को बहुत बड़ी वैल्यू लिखता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूं माइनस, और फर्ज कर ले मैं कर देता हूं 14,000 इस तरीके से, और आपने देखा कि नीचे उसका मुझे आंसर जो है वो मिलना शुरू हुआ। ये कैलकुलेटर में बड़ी जबरदस्त चीजें जो है लोगों ने, हर दूसरे बंदे ने कैलकुलेटर वाला जो प्रोजेक्ट है वो बनाया हुआ है, नेट पे आपको फ्री मिल जाएगा, और ये वैल्यूज उसमें यूज की जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है डिवाइड करने के लिए। फर्ज कर लें अगर आपने कोई बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो डिवाइड करनी है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं, तो आप यहाँ पे क्रोम को खोलें और ब्राउजर के अंदर इसको आप कंसोल को यूज कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने के लिए आप ये आपका / यूज होता है। फर्ज कर लें हम इसको 56 पे डिवाइड करना चाहते हैं, ले जनाब नीचे आंसर आपका मौजूद है, यहां से आप कॉपी करें, आपने कोई परसेंटेज निकालनी है फर्ज कर लें। इसी तरीके से होता है मॉड्यूला, यानी जब आपने रिमाइंडर देखना हो कि बाकी क्या बचता है, तो उसके लिए हम ये जो फीसद का निशान है परसेंटेज का, ये यूज करते हैं। फर्ज कर लें अगर आपने लिखा 6, 7, 8 और आपने ये % का साइन दे दिया, तो ये डिवीजन नहीं है, डिवीजन के लिए / होगी। ये होता है जब रिमाइंडर हमने देखना हो। लेट्स से कि हमने इसको कर दिया 98 के साथ, तो आपने देखा 90 जो है वो बचेगा, यानी 98 को आपने इसके ऊपर तकसीम किया और हासिल जो बचेगा आपका वो हो जाएगा 90। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये आपको समझ में आने चाहिए कि आपने इनको कैसे यूज करना है, क्योंकि मैथ सारे का सारा यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। साइन वैल्यूज, कोसाइन वैल्यूज अब तो बहुत एडवांस हो गया, यानी पूरी math.js करके आप सर्च करेंगे तो बकायदा एक लाइब्रेरी बन गई है जिसके अंदर आप मैथ को यूज कर सकते हैं। सिंपल यहां पे लिखें आप math.js, इस लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हैं। पूरी एक वेबसाइट बनी हुई है और इसके अंदर तमाम फंक्शन बिल्ट इन है, सिर्फ आपको यूज करने आने चाहिए, आपने उसको रेफरेंस कैसे देना है। तो जब कभी आपको जरूरत हो ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको किसी बहुत बड़ी वैल्यू को ज़रब देनी है, लेट्स से कि हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं बहुत बड़ी वैल्यू इस तरीके से, और आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए 8 के ऊपर जो एस्टरिस्क का निशान है, स्टेरी जिसको हम कहते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके 8 के ऊपर आप प्रेस करेंगे, ये निशान आपको नजर आ जाएगा एस्टरिस्क। इसको आपने फर्ज कर ले ज़रब देनी है 98,000 के साथ। आप ये देखेंगे कितनी जल्दी कंप्यूटर ने आपको ये मल्टीप्लिकेशन दे दी। आप यहां से आप एंटर करें, इस वैल्यू को आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C किया और जहां पे भी आप देना चाहें, यानी ये सेकंड के आखिरी हिस्से में जाके ये आपका पूरा मैथ जो है वो हो रहा होता है। तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये हो गए आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और ये आपको बहुत यूज करने पड़ेंगे। PHP के अंदर भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। यहां से हमने इसको क्लियर कर दिया। दूसरी हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको कहते हैं लॉजिकल। अरिथमेटिक की आपको आई होप के समझ आ गई होगी। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में यकीनन कोई लॉजिक होगा। लॉजिक क्या चीज होती है कि अगर कोई चीज ऐसी होगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। इल्लत और मालूल है, हमारी जिंदगी के अंदर भी एक लॉजिक है, इस कायनात में एक लॉजिक चल रहा होता है। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये एक लॉजिक के साथ हम बात करते हैं।
अगर प्रोग्रामर के अंदर लॉजिक नहीं होगा, आपकी जिंदगी में अगर लॉजिक नहीं होगा तो रिजल्ट्स जो है वो ठीक नहीं नजर आएंगे। तो इसलिए आपके लॉजिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। जब प्रोग्रामर का लॉजिक क्लियर होगा तो उसका जो प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो अच्छा रेंडर होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है हमारे पास, ये दो वैल्यूज जो हमने थोड़ी शुरू में डिस्कस की थी, ये आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। क्यों ऑपरेटर होता है लॉजिकल? कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू निकलेगा। जैसे फर्ज कर लें हम यहाँ पे कह देते हैं आसिम और उसके बाद हम यहाँ पे एंड देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं नबील। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आसिम और नबील की वैल्यू ट्रू नहीं होगी हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एंड कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर होता है आर दे देता हूं तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक, या आसिम या नबील, तो फिर हमें रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, नॉट इक्वल टू, यानी ये निगेशन के लिए होता है, ये नॉट के लिए हम यूज करते हैं। अब इसको नॉट लेस देन कर लें, नॉट ग्रेटर देन कर लें, या आप इसको कहीं पे नॉट इक्वल्स टू के साथ यूज करेंगे, ये आपको अक्सर नजर आएंगे। तो इसका मतलब जहां पे भी ये कोड में नजर आए इससे आप समझ जाएं कि इसका ताल्लुक कहीं ऑपरेटर्स के साथ है। इसी तरह हमारे पास तीसरी जो हम डिस्कस कर रहे थे इक्वल्स का, उसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यानी इनका ताल्लुक होगा कंपेयर करने के साथ। दो चीजों को आपने कंपेयर करना है, आप इक्वल का साइन देंगे। ये एरर्स को आपने ज़हन में नहीं रखना क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह डिफाइन नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस जगह को मैं यूज कर रहा हूँ। अब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल का साइन होगा और नॉट इक्वल टू को हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे और एक दफा ये दे देंगे, ये होता है नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा कौन सा होता है, लेस देन ए। चौथा कौन सा होगा, ग्रेटर देन ए। पांचवा क्या होगा, लेस देन ए और इक्वल। छठा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन ए और इक्वल। यानी ये आपके सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे, जहां पे भी ये नजर आए इसका मतलब ये है कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ये आपको क्लियर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्लियर हो गए, एंड और आर और नॉट। इसी तरीके से आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल का साइन 2 दफा देना है। 3 दफा का मैंने आपको बता दिया कि जब आप इसको 3 दफा यूज करेंगे तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। जैसे हम स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हैं, जब हमने कस्टम अपना जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो हम लिखते हैं यूज स्ट्रिक्ट मोड, ताकि उसके अंदर अगर कहीं पे सिंटैक्स में एरर आए तो हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो आई होप कि दिस इज क्लियर। उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एक ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम यूज करते हैं, यहां से इसको हमने क्लियर कर दिया। अब स्ट्रिंग का ऑपरेटर हमारे पास हम यूज करते हैं उसको प्लस के निशान के साथ, यानी जब आपने दो वैल्यूज को आपस में जोड़ना होगा तो फिर आप प्लस जो है वो यूज करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे एक आपके पास स्ट्रिंग यहाँ पे है आसिम और उसके बाद आप वापस आए, यहां पे आप दे देंगे प्लस, फर्ज कर लें, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, तो ये आपने नीचे देखा वो रिजल्ट दे दिया आसिम। फिर मैं दूंगा यहाँ पे प्लस, एक और स्ट्रिंग में देता हूं और यहाँ पे फर्ज कर लें मैं लिख देता हूं बिलाल, तो ये उसने आसिम प्लस बिलाल। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं कोई डैश दे दूंगा तो आपने देखा नीचे डैश आ गई। अगर इसकी जगह पे फर्ज कर लें मैं 2 दफा ये निशान दे देता हूं तो ये अब चूंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, एज स्ट्रिंग जो है वो यूज होना शुरू हो जाता है। तो ये हम यूज करते हैं जब हमने कंकैटनेट करना हो, दो लफ्जों को आपस में जोड़ना हो, तो फिर हम स्ट्रिंग के अंदर भी ये ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस वाला, ये आपने ख्याल रखना है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट के अंदर या पूरी कायनात जो है ये हमें जो नजर आती है, इसमें हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई शय, कोई चीज, मैं, आप, हमारी हर चीज ये एक ऑब्जेक्ट होती है। ये जो चाय का कप है ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल ठंडी हो गई है। मैंने कहा मैं पहले इसको मुकम्मल कर लूं फिर इंशाल्लाह पीऊंगा दोबारा गर्म करके। सूरज, चांद, तारे, जमीन, ये जो कुछ हमें नजर आता है ये ऑब्जेक्ट है। W3 स्कूल क्यों कहता है कि ऑब्जेक्ट इज द किंग, आप इसको समझ जाएं तो आप जावास्क्रिप्ट को समझ जाएंगे, चूंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर लगभग हर चीज एक ऑब्जेक्ट। अब जब कोई चीज ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जाहिर बात है कोई ना कोई उसकी कोई खसूसियत होगी, कोई वो मलकियत होगी उसकी। जैसे आपको याद है CSS में हमने क्या किया था, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। CSS में हमने सेलेक्टर यूज किया और ये सेलेक्टर किसकी निशानी है, पाउंड साइन का मतलब ये डिव है, फुल स्टॉप का मतलब ये क्लास है। और इसी तरीके से आपको मैंने सूडो क्लासेस भी बताई थी कि कहां पे कौन सा निशान जो है वो यूज होता है, कैरेट के लिए, फिर nth चाइल्ड जो है वो क्या करता है नंबर के लिए, NTH। तो ये इस चीज की निशानियां होती हैं कि ये सिलेक्टर है,
इसका मतलब HTML में कोई div पड़ी हुई है जिसका नाम है बटन 1। अब उसके बाद हमने क्या दिया था, ये जो लेफ्ट साइड पे नजर आती हैं ये होती हैं प्रॉपर्टीज, और राइट साइड पे कॉलन दे के राइट साइड पे हम वैल्यूज देते हैं, यानी नेम और वैल्यू ये एक पेयर बनता है। अब वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे बॉर्डर में हमें नजर आता है 10 पिक्सल, उसकी हमने विड्थ देनी है, सॉलिड होना चाहिए, रिच होना चाहिए, डैश होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, फिर आगे हम उसका कलर भी देते हैं। यानी एक प्रॉपर्टी के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं, या किसी एक HTML सिलेक्टर के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फिर किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखा फंक्शन भी हमने ऐड किए थे, जब हमने मिन मैक्स यूज किया तो आपको याद है हमने पैरेंथेसिस यूज किए थे, या जब हम मीडिया क्वेरी बनाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो जब आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, और अगर प्रॉपर्टी के अंदर फंक्शन भी यूज होगा, जाहिर बात है कोई ना कोई चीज प्रोसेस करती है ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की सादा तारीफ ये है, आपने कहा ये मेरा जो साइकिल है ये आजकल फंक्शनल नहीं है, या फलां इदारा जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। नॉन फंक्शनल का मतलब कि ये काम करना इसने छोड़ दिया है। इंसानी जिस्म जो है वो हर वक्त फंक्शन कर रहा होता है। स्टमक है आपका, किडनी है, हार्ट है, दिल का काम है पंपिंग करना ब्लड को। इसी तरीके से आंखें देखती हैं, एक इमीडिएट इनका फंक्शन होता है। कान सुनते हैं, जुबान चखती है, हाथ आपके छूते हैं, पकड़ते हैं। ये फंक्शन कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई मेथड चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये आपको 4-5 लफ्ज बार बार नजर आएंगे, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, मेथड, फंक्शन। इनका कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अगर आप इनका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको PHP में सहूलत हो जाएगी, वर्डप्रेस में भी सहूलत हो जाएगी। प्रॉपर्टी का मतलब कोई खास उसकी खूबी। फर्ज कर लें ये एक मोबाइल है, ये किसी कंपनी ने बनाया है, हवावे ने बनाया है, या सैमसंग का है, या आपका नोकिया का है। अब ये एक कंपनी होगी, अब इस मोबाइल की कोई खास प्रॉपर्टीज होंगी, इसके अंदर कोई रैम लगी होगी, कोई इसके अंदर फर्ज कर ले कैमरा कौन सा है, फ्रंट पे है, बैक पे है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जो चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं, और ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर इनके आगे वैल्यूज दी जाती हैं कि अगर अच्छा लग गया है इसके अंदर कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, कितनी रेजोल्यूशन है उसके अंदर, फिर उसके अंदर वाइट बैलेंस है या नहीं है। तो मुख्तलिफ खसूसियात जो है वो क्या करती हैं, वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ये बात समझे आप। अब इसी ऑब्जेक्ट की फिर कुछ टाइप होती है, जैसे अभी हमने ये सारी चीजें लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, यानी कोई डाटा किस किस्म का हो सकता है। अब जावास्क्रिप्ट का ये जो डाटा टाइप है उसकी बेसिकली एक ही टाइप है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ये अपने पल्ले बांध ले अच्छे तरीके से, यानी चूंकि जावास्क्रिप्ट में हर चीज ही तकरीबन ऑब्जेक्ट है, लिहाजा जो भी डाटा टाइप होगा उसको हम कहेंगे ये एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है। फर्दर फिर इसके आगे 2 ब्रांचेस हैं नीचे, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के नीचे 2 ब्रांचेस हैं। एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है आपकी रेफरेंस डाटा टाइप। यहां पे भी कई लोग जो है नौजवान शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बड़े देसी अंदाज में समझाता हूं। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हार्ड कोडेड होगी, जो वैल्यू नजर आएगी उसी तरीके से वो रेंडर होगी, जो कुछ आपने पीछे दे दिया फ्रंट एंड पे वही चीज आपकी रेंडर होगी। जैसे उसके अंदर हमारे पास आगे होती हैं 6, यानी जो आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के नीचे, उसमें फर्दर आगे 6 किस्में हो सकती है। पहले 5 होती थी, W3 स्कूल में अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया, वो 5 ही हैं, लेकिन जो हमारा ECMAScript 2015 है, ES6 जिसको कहा जाता है, उसमें उन्होंने सिंबल के नाम से भी एक डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवाई है। तो अब हम थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप्स या उसको समझें। यहाँ पे हमारे पास नीचे हम लिखते हैं, सबसे पहले फर्ज कर लें आपने लफ्ज बनाया वार, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब उन्होंने 2 नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, लेट और कॉन्स्ट के साथ। उसका भी आज आपको मैंने फर्क दोबारा से बताना है प्रैक्टिकली। आपने एक वेरिएबल बनाया, ये जो वेरिएबल का लफ्ज आपने लिखा, यहां पे इस स्टेट को कहते हैं INIT, इन इट। ये इन इट का लफ्ज आपको वर्डप्रेस में भी नजर आएगा, जहां पे हम ऐड एक्शन करते हैं या आप कुछ सेटिंग्स बनाते हैं या कस्टमाइजर की API यूज करते हैं, तो उसमें लफ्ज एक होता है INIT। आपने अक्सर ये लफ्ज देखना है, इसलिए इसको आप गौर से सुन लें। इनिट का लफ्ज मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, कोई मशीन किस तरीके से शुरू होती है।
या जैसे आप इनिशियल देते हैं, अक्सर बंदे कहते हैं सिग्नेचर को यहाँ पे आप अपने इनिशियल्स प्लीज दे दीजिए। इनिशियल का मतलब जो इब्तदा होती है, जहां से बात शुरू होती है। यानी जब आपने वार लिखना है तो ये बेसिकली वार इन इट कर रहे हैं आपने यहां से इनिशियलाइज कर दिया वैर को। उसके बाद इस वेरिएबल को आपने कोई आइडेंटिफिकेशन देनी है, यानी आपका एक बेबी पैदा हो गया, बच्चा एक आ गया दुनिया में, वेरिएबल है वो बन गया, लेकिन इनिशियलाइज तो वो हो गया, बेबी इज इनिशियलाइज्ड, लेकिन उसको अब आपने आइडेंटिफाई करना है। नर्स बाहर आती है और कहती है मुबारक हो पुत्र है, या मुबारक हो आपको बेटी पैदा हुई है। अब ये जो आपका बेटा ये बेटी आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफायर, यानी आपने यहां पे एक नाम रख दिया, कोई भी, फर्ज कर लें हम यहां पे लिखते हैं स्पार्टन्स विजन, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं यहां पे सेमीकोलन दे देता हूं तो आपने वेरिएबल इनिशियलाइज तो कर दिया, आगे आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया, लेकिन अभी तक आपने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया उस तरीके से। तो जो ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ये जो आपको नजर आएगा अनडिफाइंड, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ये हमेशा अनडिफाइंड का रिजल्ट अनडिफाइंड ही आएगा। जब कोई वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, डिफाइन क्या होगा, ये बेटा किसका है, ये बेटी किसकी है, या इसका वजन कितना है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज वैल्यूज हम इसके साथ जोड़ते हैं, फिर वो डिफाइन होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इसको डिफाइन कर दें, यानी अभी ये अनडिफाइंड है, ये एक डाटा टाइप है, ये ज़हन में रखें, और इसकी अंडरस्टूड है वैल्यू। अनडिफाइंड मीन अ थिंग विच इज नॉट डिफाइंड। दूसरी होती है नल। नल का मतलब होता है एम्प्टी, कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो नल होगा। अगर मैं सिर्फ इसको वार लिख के एंटर कर देता हूं, नथिंग इज देयर, या अगर मैं फर्ज कर लें वार लिखता हूं और उसके बाद मैं स्पार्टन्स विजन कर लेता हूं और एंटर कर दूंगा, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, चूंकि आपने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो नल का मतलब यह है कि वो एम्प्टी है, अभी उसके अंदर कोई खास वैल्यू नहीं। या आपने अक्सर लफ्ज देखा होगा NaN, ये भी आपने देखना है अक्सर लफ्ज, ये कई जगह पे आपको एरर नजर आएगा। NaN आता है जब हम किसी चीज को नंबर के तौर पर यूज करें और वो नंबर ना हो, तो इट स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर, यानी इट्स नॉट अ नंबर, तो नैन का लफ्ज है वो यूज करते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स आज मैंने कहा आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने 10-12 घंटे लगा के कोशिश की कि ये सारी चीजें जो बड़े बड़े एरियाज हैं वो आपके साथ शेयर कर लूं, फिर आपको आसानी होगी सर्च करने में। तो यहां पे अब हम देते हैं वेरिएबल, हमने इनिशियलाइज कर दिया, आइडेंटिफाई भी कर दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करूं, यहां पे मैं लिखता हूं स्पार्टन्स विजन, क्योंकि अभी तक हमने इसको क्लियर नहीं किया कंसोल के अंदर। अब मैं इसको इक्वल का साइन दे के, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है वेरिएबल्स के लिए, कोई वैल्यू देता हूं। अब वो वैल्यू हमारी, मैंने आपको बताया था 6 किस्म की हो सकती है। एक हम देख चुके हैं अनडिफाइंड, नल का मतलब जो बिल्कुल एम्प्टी है, ये 2 तो आपकी क्लियर हो गई। तीसरी वैल्यू होती है स्ट्रिंग, वो हम लिखते हैं सिंगल कोट में या डबल कोट में। जहां पे भी आपने कोई लफ्ज लिखना है, कोई आपने पैराग्राफ देना है, कोई जुमला देना है, दैट विल बी अ स्ट्रिंग। PHP के अंदर भी आपकी स्ट्रिंग होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग का मतलब कि ये आपका कोई लफ्ज होगा, और ये चीज आपको वर्डप्रेस के अंदर भी, जहां आर्गुमेंट्स देखेंगे या पैरामीटर्स पैरेंथेसिस के अंदर, वहां पे अक्सर कोडेक्स के अंदर आपको स्ट्रिंग का लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग, ये इसलिए प्रिमिटिव है क्योंकि जब मैंने लफ्ज स्ट्रिंग लिख दिया और सेमीकोलन दे के मैं एंटर करूंगा तो स्ट्रिंग के तौर पर ही आउटपुट मुझे देगा। अगर मैं इसको console.log भी करूं या इसको document.write करके फ्रंट एंड पे भी देखूं, तो ये इसी तरीके से रहेगा हमारे पास। यहां पे सेमीकोलन दिया और फर्ज कर ले मैं अगर इस वेरिएबल को यहां पे स्पार्टन्स और विजन करता हूं और यहां से मैं इसको एंटर करूंगा, तो वो मुझे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही देगा, क्योंकि इस चीज को मैंने यहां पे हार्ड कोड कर दिया है। या अगर मैं फर्ज कर लें इसकी वैल्यू, अच्छा एक और आपने यहां पे फर्क नोट करना है, हम यूज कर रहे हैं वार का कीवर्ड, वेरिएबल के लिए जो वार यूज होता था। आपने देखा वो ऊपर हमने दिया स्पार्टन्स विजन और यहां पे मैंने वैल्यू दी है स्ट्रिंग। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, लेट से कि मैं यहां पे देता हूं स्पार्टन्स विजन किया, इक्वल का साइन दिया और इस स्ट्रिंग की जगह पे मैं वाकई कोई स्ट्रिंग लिखता हूं। मैं यहां पे करता हूं दिस इज स्पार्टन्स विजन 2019 और उसके बाद सेमीकोलन दिया, एंटर करूंगा। अब उसने मुझे ये स्ट्रिंग दे दी, यानी ये जो पहले वाली स्ट्रिंग थी इसको इसने ओवरराइट कर दिया।
ये जावास्क्रिप्ट के अंदर याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट का या मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ये आपने एक बेसिक थीम समझना है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके साथ, कैमरे में भी देख रहा हूँ, मॉनिटर के ऊपर भी नजर है, कीबोर्ड के ऊपर भी नजर है, दाएं बाएं भी मैं इस तरीके से मुझे देखना पड़ता है, कान मेरे सुन रहे हैं, आपको भी आवाजें आ रही होंगी शायद नीचे, चूंकि वर्कशॉप है, ठुक ठक चली रहती है, उनका भी काम है। तो हम होते हैं मल्टीटास्किंग इंसान, मल्टीपर्पस, मल्टी थ्रेडेड। जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये ऊपर से शुरू होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। पहले एक लाइन गई, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने कोई रिजल्ट निकाला, अरे में हमने को डाल दिया, अरे से लूप में गई बात, जैसे आपको याद है हमने लूप बनाई थी। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा पेज जो है वो लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है और हमें ब्राउजर में रिजल्ट नजर आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये दरमियान से जंप मार के कहीं और चला जाए, जब तक हम उसका कोई रेफरेंस नहीं देंगे। अभी हम रेफरेंस पे आते हैं बाद में। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट की ये मजबूरी है कि उसने लाइन टू लाइन रीड करना है। अब आपने देखा कहीं पे एरर आ रहा था, यहां पे मैंने वैल्यू दी थी स्ट्रिंग की, यहां से ब्राउजर आगे बढ़ गया, मशीन जो थी, यहां पे जब मैंने इसको वैल्यू दी नई, तो ये जो वेरिएबल की पुरानी वैल्यू थी ये खत्म हो गई। ये प्रॉब्लम था वार का। और ये चूंकि मैं ग्लोबली इसको लिख रहा हूं, अभी मैंने इसको फंक्शन के अंदर नहीं दिया। अगर मैं यहां पे कोई फंक्शन बनाऊं, जैसे यहां पे मैंने बनाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल देता हूं, तो वो इस फंक्शन की हद तक इस्तेमाल होगा, यहां पे मैं उसको कॉल नहीं कर सकूंगा। उसकी भी मैं आपको मिसाल दे देता हूं यहां पे, ताकि आप इसका जो फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप है उसको समझें। फर्ज कर ले मैंने यहां पे लफ्ज लिखा फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का मुझे पता है पैरेंथेसिस देनी है और करली ब्रेसेस देनी है। ये बार बार आप लिखें ताकि आपकी उंगलियां जो है वो आदी हो जाए। अगर मैं यहां पे देता हूं वार, और वार को कोई लफ्ज में लिख देता हूं, लेट से डेमो, एक मैंने बना दिया डेमो, और इसको कोई वैल्यू दे के स्ट्रिंग ही हम यहां पे दे देते हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज स्ट्रिंग। ये आप याद रखना है आपने कि ये मैंने फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है, सेमीकोलन दे दिया। अब यहां पे इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एस, और यहां से हम इसको कर लेते हैं क्लियर। अब फर्ज कर लें कि इस वेरिएबल डेमो को मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग करता हूं। अब अपने ख्याल नोट करना है, कंसोल हो गया, डॉट लॉग जैसे हम कंसोल करते हैं, पैरेंथेसिस दी, सेमीकोलन दिया, और इसके अंदर यही वेरिएबल जो मैंने यहां पे बनाया था फंक्शन के अंदर, उसको मैं देखता हूं कि यहां पे ये किस तरीके से बिहेव करता है। मैंने डेमो लिखा, एंटर किया, एरर आ गया, अनकॉट रेफरेंस एरर, डेमो इज नॉट डिफाइंड। उसकी रीजन क्या थी? चूंकि डेमो का जो वेरिएबल था ये फंक्शन के अंदर लोकल लेवल पे इस्तेमाल हुआ। अब जो कुछ भी इसने करना है वो इसके अंदर ही करेगा, यानी अगर इसके अंदर रहते हुए मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा या इसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन करना चाहता हूं, वो यूज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को मैं यहां से कट करूं और फंक्शन के बाहर जो है इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूं बाहर, अब फंक्शन के अंदर भी मैं इसको कॉल कर सकता हूं, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल भी है, वार का ये ग्लोबल वेरिएबल है। यानी इस पूरी विंडो के अंदर, ये जो मैंने आपको शुरू में कहा था मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, चलिए वो स्टेज आ गई, मैं अभी आपको बता देता हूं। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना मेरी जान, ये पूरा, ये काफी टैब्स खुली हुई हैं नीचे तक, ये है आपका विंडो। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्कशन हमने की उसके साथ इसको जोड़ दें। जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउजर में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमें नजर आता है दैट इज कॉल्ड विंडो। ये दादाबू है, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। फिर इस विंडो के अंदर, वो मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था, उसको हमने कॉल करना हो तो हम लिखते हैं विंडो, एंटर कर देंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि इस विंडो के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल हैं। पोस्ट मैसेज है, ब्लर है, फोकस है। आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट, ये जो कुछ नजर आ रहा है ये आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अलर्ट जैसे हमने यूज किया था, अलर्ट को उन्होंने बताया इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां से आप क्लियर टाइम आउट कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इसको आप यूज कर सकते हैं कोड में। ये बड़ा जबरदस्त चीट शीट है, मैं आपको बता रहा हूं। क्रिएट इमेज बिट मैप करेंगे, इस फंक्शन को आप यहां से कंट्रोल सी कर लें, आगे इसके आर्गूमेंट्स, कॉलर्स, लेंथ, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। और ये कौन सा पेरेंट है? विंडो। अब इस विंडो के अंदर होता है डॉक्यूमेंट। अगर आप फर्ज कर लें इसको क्लियर कर दें, यहां पे अब हम क्या आते हैं, विंडो के अंदर होती है हमारे पास डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम के अंदर आपको HTML से HTML तक सारी चीजें नजर आएंगी। ये तो आपने देखा हुआ है, जब हमने HTML बनाई थी यहाँ पे, तो हम दरअसल क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डॉक टाइप शुरू हुआ और नीचे हमारे पास HTML तक।
ये सारी चीजें जो होती हैं, हर चीज इनमें एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिलके बनाते हैं डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट होता है किसी ब्राउजर की विंडो के अंदर। तो विंडो बड़ा हो गया, विंडो का चाइल्ड हो गया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन, यानी आपका हेड को आपने लेना चाहते हैं, फर्ज कर लें इसी डॉक्यूमेंट को हम यहां पे देखते हैं। पहले हमने लिखा था विंडो, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, अब मैं थोड़ा सा उसके माइक्रो लेवल पे चला गया, एंटर करूंगा तो इसका मतलब यह है कि अब ये मुझे डॉक्यूमेंट देगा, या मैं इसको बराह रास्त या वो डॉक्यूमेंट लिख दूंगा तो मुझे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसको मैंने यहां से क्लियर किया और यहां पे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट, एंटर करूंगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये नजर आना शुरू हो गया। इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे पूरे पेज का मुझे स्ट्रक्चर बता रहा है। HTML क्या है, लैंग्वेज ENUS, हेड के अंदर जितने लिंक्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से बॉडी के अंदर जितने लिंक्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट की समझ आ गई होगी, यानी विंडो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ HTML के एलिमेंट्स। अब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई एक्शन विंडो के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई एक्शन हमारा डॉक्यूमेंट की लेवल पे होगा, कुछ एक्शन जो हम UL LI या किसी बटन के ऊपर किसी भी जगह पे जो आपका इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के मॉडल के अंदर मौजूद होगा, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसके ऊपर कोई एक्शन कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को हम कोई प्रोसेस जो है वो दिखा सकते हैं, कोई इवेंट उसके ऊपर, इवेंट का लफ्ज भी आप अक्सर देखेंगे, इवेंट का मतलब कोई कार्रवाई, कोई करतूत, यानी क्लिक करेगा कोई बंदा तो फिर क्या होगा। अब वो क्लिक ऊपर से नीचे आ रही है या आपने बटन पे करना है तो फिर बटन के ऊपर एक पॉपअप आना चाहिए, उस पॉपअप पे जब कोई क्लिक करेगा या वैल्यूज देगा तो फिर ये विंडो जो है ये फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, HTML की फाइल मिल जाएगी या फलानी चीज मिल जाएगी। तो ये जो सारे एक्शंस हो रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां से फिर आगे ये निकलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी ऊब। तो जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा होता है। आई होप कि अब आपको विंडो, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट मॉडल और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं HTML के, उनकी गेम समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमारे पास है बाहर, ये अब हमने ग्लोबल बना दिया। इसको कहते हैं कि ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल का मतलब कि इसको आप विंडो में या डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी कॉल करेंगे ये कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन का मोहताज नहीं रहा। यहां से फिर आगे आया कि ये जो हमारे पास होता है लेट, लेट के लिए क्या है कि लेट हमारा ब्लॉक लेवल का है, यानी वो इन पैरेंथेसिस के अंदर यूज होगा। अगर फर्ज कर लें यहां पे हमने एक और सब फंक्शन इसके अंदर क्रिएट किया, नेस्टेड आप कर सकते हैं, आप किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना सकते हैं, आप फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बना सकते हैं, जितना आपका दिल करे। जब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा आप उसके अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं। तो लेट जो है वो क्या करता है, जैसे वार को हमने वैल्यू दी वो चेंज हो गई, लेट के साथ भी जब हम नई वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फर्ज कर लें हम यहाँ पे देते हैं लेट, अब यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया, अब पहले हमने प्रैक्टिस की थी वार के साथ, अब हम आ जाते हैं लेट का जो नया कीवर्ड है ES6 के अंदर। लेट से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पार्टन्स मिशन और यहां से मैं इसको सेमीकोलन दे देता हूं, एंटर करूंगा, सेम वही आया, चूंकि अनडिफाइंड डाटा टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी भी हम देखते हैं इंशाल्लाह ताला। स्ट्रिंग की आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको लेट लिखूं और लेट लिखने के बाद एक ही लाइन में देना चाहूं स्पार्टन्स मिशन, इक्वल का साइन दूंगा और यहां पे मैं कर देता हूं इसको दिस इज स्ट्रिंग। तो इससे क्या हुआ कि अब मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन कर दी इस वेरिएबल के साथ, एंटर करूंगा, अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर स्पार्टन्स मिशन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। यहां पे अब आपने देखा इस जगह पे कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहां पे मैंने अब उसको कोई वैल्यू दी, तो अब ये दो डिफरेंट चीजें होगी। लेकिन अगर मैं इसको वार के साथ करता हूं तो ये एरर नहीं आता। तो ये लेट के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लेट चलता है आपका ब्लॉक के अंदर, इसलिए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से दो करली ब्रेसेस के अंदर जब दूंगा तो फिर ये एरर जो है वो मुझे इस तरीके से नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कॉन्स्ट के साथ। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, ये नॉर्मली यूज करते हैं। अब इसके ऊपर बहस चल रही है कि ज्यादा कॉन्स्ट को यूज किया जाए या लेट को किया जाए या वार को किया जाए। अब जहां तक मैं समझा हूं कॉन्स्ट का इस्तेमाल ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ जिसको कहते हैं, कि जब आप कल को 10 साल बाद या 2 साल बाद अपना कोड देखें तो आपको समझ में आ जाए। कॉन्स्ट का मतलब कि वो पक्की वैल्यूज जो आपने वेरिएबल को देनी है, तो फिर आप यूज करेंगे लफ्ज कॉन्स्ट का। अब मैं सोच रहा था PHP में जब हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके आगे कोई वैल्यूज देते हैं तो हमारी एक किस्म की परमानेंट वैल्यू होती है। तो
तो इसलिए कांस्ट का लफ्ज जो है वो ज्यादा आप देखेंगे यूज होता होगा, क्योंकि वेरिएबल वार और लेट जो है ये आपके लिमिटेड होते हैं। कांस्ट का भी एक लिमिट है। कांस्ट का मतलब ये है कि कांस्ट को आप दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते कोई नई वैल्यू। लेट में आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट के अंदर किसी और तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब लेट में और वार में आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सिंटैक्स का एरर आ सकता है अगर आपने उसको लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे यूज करना है। ग्लोबल पे जब हम यूज करेंगे तो ग्लोबल पे वार और लेट जो है वो एक तरह बिहेव करेंगे। ये फर्क आपने समझना है। वेरिएबल यानी VAR और LET ग्लोबली ये आइडेंटिकल है, लेकिन लोकल लेवल पे इनका फंक्शन तब्दील हो जाता है। यानी लोकल लेवल पे जो आपका वार का लफ्ज जब नजर आएगा तो वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा, और लेट जो है वो उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर जो है वो एक्टिवेट होगा या रेंडर होगा। कांस्ट जो है इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पार्टन्स और यहाँ पे हम लिखते हैं मैजिक। ये हमने एक वेरिएबल दे दिया, इक्वल का साइन दिया और इसके आगे हम कोई स्ट्रिंग जो है वो दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज स्ट्रिंग 1, सेमीकोलन दिया आपने, एंटर किया। अब यहाँ पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पार्टन्स मैजिक तो वार के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते थे। यहाँ पे इक्वल का साइन देके अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज स्ट्रिंग 2, ये जब करूंगा यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ, एंटर करूंगा तो अब क्या हुआ, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि अब नया वेरिएबल जो है वो आप इसको असाइन नहीं कर सकते नई वैल्यू। तो ये कांस्ट के अंदर एक जबरदस्त पॉइंट है जो आपने समझना है। लेट में, वार में और कांस्ट के अंदर ये मेन चीज है कि आप कांस्ट के अंदर नई वैल्यू जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। अब कांस्ट के लिए यहां पे मैं आपको बताता हूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। फर्ज कर लें हमने यहाँ पे लिखा है कांस्ट, कांस्ट का लफ्ज लिखा और किसी एक पर्सन के बारे में हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन देना है, यहां से हम ले लेते हैं करली ब्रेसेस 2 दफा और यहां से हम इसको एंटर कर देंगे। अब यहां पे आप एक वैल्यू दें, 2 दें, 3 भी दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले नेम, कॉलन देता हूं और यहां पे मैं नाम इसका लिख लेता हूं डबल कोड में अय्याज। ये हमारा पहला नाम हो गया। सेमी कॉलन दिया, इसका मतलब यह है कि चीज हमारी मुकम्मल होगी। अगर मैं इसमें कोई नई चीज ऐड करना चाहता हूं, यहां पे यानी आपको मैंने बताया था कि कांस्ट के आप रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं रीअसाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर पर्सन डॉट नेम करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल देता हूं और इसकी जगह पे नाम की जगह पे फर्ज कर लें अय्याज की जगह मैं लिख देता हूं बिलाल, तो इसका मतलब यह है कि मैंने नई वैल्यू नहीं दी, लेकिन मैंने एक नया ऑब्जेक्ट, नई प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर ऐड कर दी। यहां से मैंने सेमीकोलन दिया। अब यहाँ पे फर्ज कर ले मैं ये भी कर सकता हूं पर्सन डॉट एज, कॉलन दिया और यहाँ पे मैं इसकी एज जो है वो लेट्स से कर देता हूं 19 और यहां से मैं सेमीकोलन दे दूंगा। यानी कांस्ट के अंदर आप नया ऑब्जेक्ट बना के, ये जो आपका पर्सन है ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट आपने किया था या डॉक्यूमेंट डॉट HTML में कुछ करना चाहते हैं, अब यहाँ पे पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट स्टेटस, पर्सन डॉट एजुकेशन, तो यानी जो आपका बड़ा आपका पेरेंट एलिमेंट होता है उसको आप शुरू में यूज करेंगे और फिर बाद में डॉट डाल के उसका नाम लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, और वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अरेज के अंदर हम पुश वगैरह करके कुछ नई चीजें अरेज में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग की समझ आ गई होगी। तो अब जल्दी जल्दी हम इसको कांस्ट के साथ जो है वो देखते हैं, तमाम डाटा टाइप्स जो प्रिमिटिव हैं। सबसे पहले हमने बनाया कांस्ट और उसके बाद हम बनाते हैं नेम, इक्वल का साइन दिया और नाम जो है वो हमारा चूंकि स्ट्रिंग है, लेट्स से कि हम यहाँ पे लिख देते हैं दानियाल और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, एंटर कर दिया। अनडिफाइंड है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग किया हमने, पैरेंथेसिस दी और उसके बाद हम दे देते हैं सेमीकोलन और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। नेम करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा दानियाल, दैट इज अ स्ट्रिंग। ये पहला होगा डाटा टाइप प्रिमिटिव। दूसरी डाटा टाइप होती है नंबर। लेट्स से कि हम लिखते हैं कांस्ट, नेम लिखा, इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे हम 19 लिख देते हैं, सेमीकोलन दिया और कंसोल डॉट लॉग जब हम करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब आपने देखा उसने एरर दे दिया। रीजन क्या है कि नेम ऑलरेडी एक हो चुका है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अब हमको नया इसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्ट और लेट्स से कि हम लिख लेते हैं एज
और इक्वल का साइन दिया और आगे हम लिख लेते हैं 19, सेमीकोलन देंगे, एंटर करेंगे। अनडिफाइंड तो है लेकिन हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं और सेमीकोलन दिया और इसकी जगह हम लिख देंगे एज और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, 19 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो आपका होता है ये होती है डाटा टाइप नंबर, यानी आपका स्ट्रिंग होता है लफ्ज, नंबर होता है कोई भी लफ्ज। इसी तरीके से 1 + 9, 2 + 9 करेंगे, जो आप इससे पहले ऑपरेटर्स सीख चुके हैं। आप यहाँ पे डिवाइड करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और कोई भी मैं वैल्यू लिखता हूँ, मैंने नाम रख दिया उसका वैल्यू, इक्वल करता हूँ NULL नल और यहाँ से सेमीकोलन दूंगा, एंटर करूंगा, ये अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और वैल्यू को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं सेमीकोलन दूंगा, एंटर करूंगा, तो नल की वैल्यू मिलेगी। नल का मतलब एम्प्टी, ये सिर्फ समझाने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास होता है बूलियन। तो यहाँ पे लेट्स से कि आपने कॉन्स्ट बनाया नया वेरिएबल और इस जगह पे हम लगा देते हैं स्पार्टन्स और डिस्क को हम लफ्ज बना देते हैं और उसके बाद इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, सेमीकोलन दिया, एंटर करेंगे, अनडिफाइंड है, नो प्रॉब्लम, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन और इसके अंदर हम दे देते हैं स्पार्टन्स डिस्को, ये हमारा वेरिएबल है, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो ट्रू मिलेगी। यानी ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। नंबर में आपने देखा जो कुछ मैंने लिखा 19 तो 19 ही रिजल्ट आया। तो यहां से ये आपने पॉइंट समझना है, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव डाटा टाइप, यानी जो आपने हार्ड कोड कर दिया वही वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। ये असल मेन पॉइंट है जिसके लिए ये सारी हम मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है सिंबल का। आप यूं समझ लीजिए अपने कॉन्स्ट लिखा और कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम कोई एक बना लेते हैं, लेट्स से कि माई सिंबल के नाम से आपने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे इसको हम लिखते हैं सिंबल और यहाँ पे हम देंगे उसका फंक्शन, सेमीकोलन दे देंगे। सिंबल के लिए ये यूज होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्जेक्ट्स में यूज होता है, लेकिन फिलहाल आपने ये अनडिफाइंड है। इसको जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट करने में लिखता हूँ माई सिंबल, पैरेंथेसिस क्लोज की, सेमीकोलन दिया, एंटर करेंगे तो ये जो सिंबल है ये मुझे मिल जाएगी। तो ये भी एक डाटा टाइप है, जो सिंबल होगी वही सिंबल आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। तो आई होप कि डाटा टाइप्स की जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर, आपका जो बूलियन होता है, नल, अनडिफाइंड और सिंबल, ये 6 होती हैं। अगर आप इनके बारे में मजीद जानना चाहें, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डाटा टाइप्स और उसके बाद JS लिख देंगे, एंटर करेंगे, आपको W3 स्कूल्स के अंदर तमाम डाटा टाइप्स जो हैं वो डिटेल अंदाज में मिल जाएंगी। इनको आप बारी बारी पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन जो है वो आप पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होती है डाटा टाइप, यानी एक तो प्रिमिटिव होगी, वो होती है रेफरेंस डाटा टाइप। अब रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर आपके पास शामिल होती हैं चीजें, जिसमें सबसे पहले आता है अरेज, ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है वो आपका रेफरेंस डाटा टाइप है। ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ये याद रखिएगा। अब रेफरेंस डाटा टाइप के लफ्ज पे गौर करें तो रेफरेंस होता है, यानी ये प्रिमिटिव वैल्यू नहीं होती, हार्ड कोड नहीं होती। इसको हमने, चूंकि इसका ताल्लुक होता है अरेज के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, फंक्शंस वगैरह के साथ, यानी ये वैल्यू आपकी डायनेमिक होती है और इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे और जिस माहौल में एग्जीक्यूट करेंगे उसके मुताबिक हमें रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये जितनी भी आपकी कंडीशंस वगैरह होती हैं, इफ एल्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, जो लूप हम यूज करेंगे, उसके अंदर जो डाटा टाइप होगी वो होती है रेफरेंस डाटा टाइप। अब आपने अगर देखना हो किसी चीज को कि वो डाटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप ऑफ, उसके साथ हमें पता चल जाएगा ये कौन सी डाटा टाइप है। फॉर एग्जांपल रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर हम सबसे पहले बनाते हैं अरे एक बनाते हैं। अरे के लिए आपको पता ही है, फर्स्ट करने हमने कॉन्स्ट बनाया और उसके बाद हम लिखते हैं माई अरे, ये मैंने एक नाम रख दिया, इक्वल का साइन दिया। अब अरे के लिए आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं, सेमीकोलन दे दिया। अब इस अरे के अंदर फर्ज कर लें 1 2 3 4, जैसे आपने शुरू में यहाँ पे आपको याद है हमने अरे बनाई थी और फिर फॉर लूप दिया था। अब इसको जब मैं कंसोल लॉग करूंगा, चूंकि ये अरे है और ये मैंने आपको बताया कि ये रेफरेंस डाटा टाइप है। अब इसके अंदर जब मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं देखना चाहूं कि भाई ये टाइप कौन सी है, ये तो मुझे पता है, ठीक है माई अरे है और उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है अरे, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर सेमीकोलन दिया और यहाँ पे
पहले हम लिखते थे सिंपल इस वेरिएबल का नाम, अब शुरू में आपने लिखना है टाइप ऑफ। बस ये पक्का लफ्ज आपने याद रखना है। इसको हम कंट्रोल सी भी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। यहां से टाइप ऑफ किया, स्पेस दिया, और यहां पे हम लिखते हैं माई अरे। ये हमें बताओ भाई माई अरे कौन सी टाइप है। एंटर करेंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये आपका एक अरे है। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप यहां पे लिखें कॉन्स्ट, लिखा आपने, कॉन्स्ट लिखने के बाद आप यहां पे लिखते हैं माई नेम, इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स दिए, और यहां पे फर्ज कर ले मैं लिख देता हूं फारूक। ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, सेमीकोलन दिया, और उसके बाद मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैंने जो कॉपी किया था टाइप ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ मैंने देखना है, माई नेम, पैरेंथेसिस क्लोज किया, सेमीकोलन दिया, एंटर किया, तो इसने मुझे बताया कि ये माई नेम इज अ स्ट्रिंग। सेम इसी तरीके से अगर आप नंबर का करेंगे टाइप ऑफ तो वो बताएगा ये नंबर है, सिंबल का कहेंगे तो वो बताएगा ये सिंबल है। तो आई होप कि आज आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मेरा मकसद था कि आपको इनकी हेजिटेशन आपकी दूर हो जाए ताकि आप इस कोड को जब देखें तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये फलाना लॉजिकल ऑपरेटर है और ये जो है ये फलानी टाइप है, ये स्ट्रिंग होती है, ये नंबर होता है। बूलियन का लफ्ज, यानी इस तरह के लफ्ज आपको नजर आएंगे वर्डप्रेस के अंदर, बूल, स्ट्रिंग और हैंडल का लफ्ज नजर आएगा, यानी जो भी आपका आर्गुमेंट होगा उसको वो हैंडल कहते हैं। तो फिर आपको कोड को पढ़ने में आसानी होगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से चीजें डेवलप हो जाएंगी। फिर शुरू में जो मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप आप समझ जाएं। इसी तरीके से आपको वेरिएबल बनाना आना चाहिए लेट और कॉन्स्ट के साथ। जहां पे भी ये लफ्ज होगा इसका मतलब यह है कि ये वेरिएबल कहीं पे स्टोर हो रहा है। फिर किसी वेरिएबल के अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट के अंदर कि अगर किसी प्रॉपर्टी में फंक्शन है तो वो एक मेथड कहलाएगा। मेथड उसका प्रोसेस तरीका का, और फिर ये जो सारी चीजें मिलके एक ऑब्जेक्ट बनती हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है। प्रॉपर्टी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, जैसे आपने यहाँ पे CSS में देखा था, और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फिर जिस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह की वैल्यूज होती हैं, उसी तरह का नाम रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। जहां से हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, यानी अगर स्ट्रिंग है तो वो आपकी स्ट्रिंग की डाटा टाइप होगी और प्रिमिटिव होगी। इसी तरीके से अगर फर्ज कर ले नंबर है तो नंबर होगा, अगर बूलियन है तो हम उसको बूलियन कहेंगे, यानी ट्रू या फॉल्स होगा। और फिर उसमें हमें कहीं कहीं पे ऑपरेटर्स देने पड़ते हैं, कंपैरिजन का, लॉजिकल आपको ऑपरेटर देना पड़ता है। तो फिर इस तरीके से ये प्रोसेसिंग जो है वो आगे बढ़ती है, और यही चीजें इस्तेमाल होकर ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। यानी जब आपको लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट की समझ आ गई, छोटी छोटी चीजों की, तो आप जुमले बनाने की पोजीशन में चले जाते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर आप फोकस करेंगे। प्योर जावास्क्रिप्ट आपको समझ आ गया तो फिर इससे बुनियाद बनाते हुए आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं एडवांस लेवल पे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप देखें कि इस एक टास्क के अंदर कितनी चीजें हमने कोशिश की डिस्कस करने की, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के जाती तौर पर महसूस करता हूँ आप सिर्फ कॉन्स्ट को ले लें और कॉन्स्ट के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट बन सकती है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा फंक्शंस के अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस पे हम घुस गए, ये एक टनल है तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे रोकते हैं और इसके बाद हम शुरू कर देते हैं PHP इंशाल्लाह ताला, जो बैकएंड डेवलपमेंट है। और जब हम वर्डप्रेस की सीरीज इस लेवल पे पहुंचेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट को आप वर्डप्रेस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।